नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो कल के संस्कृत साहित्यकार में हमने पढ़ा था भौभूत महोदय को, और आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी कालिदास जी पर। तो संस्कृत साहित्य के हमारे तीसरे रचनाकार हैं जिन्हें हम लेके अपने विजय रथ हिंदी एकेडमी पर आ रहे हैं। तो देखते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। कालिदास की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्तमा था। कालिदास की समय सीमा देख लेते हैं। इनकी समय सीमा क्या है? ईसा की प्रथम शताब्दी। ईसा की प्रथम शताब्दी किसने माना है? कीथ महोदय ने माना है। ईसा की प्रथम शताब्दी कीथ महोदय ने माना है। और छठी शताब्दी किसने माना है? तो छठी शताब्दी मानते हैं मैक्स मूलर तथा फार्ग्यूसन। कौन मानता है? मैक्स मूलर तथा फार्ग्यूसन, ये जो है छठी शताब्दी मानते हैं। ठीक। अच्छा, इनकी उपाधियां देख लेते हैं। कालिदास की उपाधियां क्या क्या रही? इनकी उपाधियां जो रही वो कवि कुल गुरु, उपमा कवि, और इनकी जो है लास्ट उपाधि है वो दीपशिखा है। क्या है? कवि कुल गुरु, उपमा कवि और दीपशिखा। ये तीनों उपाधियां किसकी हैं? ये तीनों उपाधियां हमारे कालिदास महोदय की हैं। कालिदास के बारे में कुछ कथन है। कथन क्या है? कालिदास वैदर्भी रीत के प्रतिष्ठाता हैं। कालिदास वैदर्भी रीति के प्रतिष्ठाता हैं। किसने कहा है? दंडी महोदय ने कहा है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में पंडित थे। कालिदास क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में पंडित थे। ये किसने कहा? कीथ महोदय। कीथ महोदय ने इनका जो समय माना वो ईसा की प्रथम शताब्दी माना, और इनके बारे में लिखा कि ये जो है विक्रमादित्य की सभा में पंडित थे। आगे देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कालिदास जब विद्या का वरदान लेकर घर आए, कालिदास जब विद्या का वरदान लेकर घर आए तब इन्होंने जो है अपनी पत्नी से कहा। पत्नी से क्या कहा? अनावृतम कपाटम द्वारम दे। क्या कहा? अनावृतम कपाटम द्वारम दे, मतलब दरवाजा खोलो। पत्नी का जवाब क्या था? पत्नी ने इनके जवाब दिया अस्ति कश्चित वाग विशेष। अस्ति कश्चित वाग विशेष। अस्ति कश्चित वाग विशेष का अर्थ ये है कि वाणी में अब विशेषता आ गई है। ठीक। तो जब इनकी पत्नी ने जवाब दिया अस्ति कश्चित वाग विशेष, तो उसे तीन शब्द से हमारे जो है कालिदास महोदय तीन ग्रंथों की रचना करते हैं। तीन ग्रंथों में कौन कौन सा है देख लेते हैं। अस्ति से करते हैं कुमार संभव की, कश्चित से करते हैं मेघदूतम की, और ये वाग विशेष से करते हैं रघुवंशम की। फिर से एक बार देखते हैं। अस्ति से करते हैं कुमार संभवम की, कश्चित से करते हैं मेघदूतम की, और वाग विशेष से करते हैं रघुवंशम की। तो ये तीनों रचनाएं जो की गई वो इनकी पत्नी द्वारा जो तीन शब्द बोले गए थे संस्कृत में उसी के आधार उस पर ही आधारित है। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कौन सा ग्रंथ अस्ति पर आधारित है, या कश्चित पर आधारित है, या फिर वाग विशेष पर आधारित है। तो कुमार संभव अस्ति पर आधारित, मेघदूतम कश्चित पर आधारित, और रघुवंशम हमारा वाग विशेष पर आधारित। अच्छा, एक चीज ये है कि जो कालिदास की तीनों रचनाएं हैं, ये कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, यही तीनों रचनाएं हमारे संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में भी शामिल की गई हैं। कौन कौन सी? कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, ये तीन रचनाएं लघुत्रयी में आती हैं। ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे इनकी रचनाओं की तरफ। तो क्रमानुसार इनकी हम रचनाओं को देखेंगे। इसकी रचनाओं को, कालिदास की। तो ये जो समय है इसको हम करते हैं डिलीट, और बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। दंडी ने इन्हें क्या माना? वैदर्भी रीत का प्रतिष्ठाता आचार्य माना। अच्छा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाओं में जो पहली आती है होती है ऋतु कुमार। क्या आती है? ऋतु कुमार। ऋतु संहार, पहली जो रचना आती है वो आती है ऋतु संहार, और इनकी जो दूसरी रचना आती है वो है कुमार संभव। क्या है दूसरी रचना? कुमार संभव है। तीसरी है इनकी मालविकाग्नि मित्रम, चौथी है विक्रमोर्वशीयम, और इनकी जो पांचवी है वो है मेघदूतम। उसके बाद है इनका रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं हमारे कालिदास महोदय की हैं। ठीक। कौन कौन सी है इनकी रचनाएं? उनकी रचनाएं हैं ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। टोटल कितनी रचनाएं हैं? टोटल उनकी 7 रचनाएं हैं।
कौन कौन से? ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 रचनाएं हैं हमारे कालिदास की। अच्छा, इन 7 रचनाओं को याद करने के लिए हम आपके लिए लेके आए एक आसान सी ट्रिक, और वो ट्रिक जो है वो क्रमानुसार ही है। ये ट्रिक भी जो है यह भी क्रमानुसार ही है। तो ट्रिक क्या है कि ऋतु कुमार, कौन? ऋतु कुमार मालवश दूत वंश में शामिल हुए। ऋतु कुमार मालवश दूत वंश में शामिल हुए। ऋतु से हो गई इनकी रचना ऋतु संहारम, कुमार से हो गया कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, वश से विक्रमोर्वशीयम, दूत से मेघदूतम, वंश से इनका रघुवंशम, और शामिल हुए, शामिल से हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये थी इनकी सारी रचनाएं कालिदास की। अब हम इनके रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे इनकी रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इनकी जो पहली रचना है जिसके बारे में हमें देखना है वो है, हम नोट करेंगे कुमार संभवम के बारे में। किसके बारे में? कुमार संभवम के बारे में। कालिदास की पहली रचना हम कौन सी देखेंगे? कुमार संभवम। अच्छा, इनके 2 महाकाव्य लिखे गए। 7 रचनाओं में 2 महाकाव्य थे। कौन कौन थे? एक था कुमार संभवम और दूसरा था रघुवंशम। रघुवंशम और कुमार संभवम ये दोनों क्या थे? महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। तो नोट कर लेते हैं कितने महाकाव्य लिखे थे इन्होंने? 2 महाकाव्य लिखे थे, ठीक। और इसके साथ ही साथ इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी। 3 नाटकों की रचना की थी और साथ में 2 गीत काव्य लिखे थे। क्या लिखा था इन्होंने? 2 गीत काव्य लिखा था। तो ये जो 2 महाकाव्य हैं, महाकाव्य के अंतर्गत कौन सी रचनाएं आती हैं? कुमार संभवम आती है, कुमार संभवम आती है, ठीक। और जो दूसरी रचना है वो है इनकी रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम। 3 नाटक लिखा इन्होंने। नाटक में कौन कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है। कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। बाकी इनकी जो 2 रचनाएं बची वो गीत काव्य के अंतर्गत आती हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ठीक। तो इसे हम आगे देख लेंगे। 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंशम, 3 इन्होंने नाटक लिखा, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 इन्होंने गीत काव्य लिखा। गीत काव्य में इनका कौन सा आता है? तो वो है इनका मेघदूतम और ऋतु संहारम। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कुमार संभवम, ठीक। कुमार संभवम क्या है? कुमार संभवम पहला तो यह कि यह महाकाव्य श्रेणी है। नाटक क्या है? यह महाकाव्य श्रेणी है, ठीक। यह महाकाव्य है। अगला, ये इसमें सर्ग कितने हैं? तो टोटल इसमें 17 सर्ग हैं। सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग हैं, ठीक। अच्छा, कुमार संभव में और क्या है? पार्वती द्वारा शिव की प्राप्ति, पार्वती द्वारा शिव की प्राप्ति। कुमार संभव में हमें क्या देखने को मिलता है? पार्वती द्वारा शिव की प्राप्ति देखने को मिलता है, तथा कार्तिकेय उत्पत्ति का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। कार्तिकेय उत्पत्ति, कार्तिकेय उत्पत्ति का वर्णन। तो कुमार संभव में हमें क्या मिलता है? पार्वती द्वारा शिव की प्राप्ति तथा कार्तिकेय उत्पत्ति का वर्णन। अगला देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें जो शब्द चयन किया गया है, शब्द चयन कहाँ से किया गया? वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण से मंडित है। जो शब्द चयन किया गया है वो किससे?
वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण से मंडित है, सुशोभित है, और प्रसाद गुण से सुशोभित है, सुशोभित है। शब्द चयन जो है वो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण से सुशोभित है। इसके बारे में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि इसमें छंद प्रयोग कौन सा किया गया, हम देख लेते हैं। छंद प्रयोग, तो जो छंद प्रयोग किया गया है वो जो किया है उसमें है, इसमें मालिनी है, उपजाति है, बसंत तिलका है, अनुष्टुप है, वंशस्थ है। ठीक, क्या है? मालिनी है, उपजाति है, मालिनी है, उपजाति है, और कौन सा छंद है इसमें? वसंत तिलका, बसंत तिलका है। और अगला क्या है? अनुष्टुप वंशस्थ, अनुष्टुप है, वंशस्थ है, हरिणी छंद है, ठीक, इत्यादि। तो ये था कुमार संभवम। कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य श्रेणी का नाटक है या महाकाव्य है। टोटल इसमें 17 सर्ग हैं। पार्वती द्वारा शिव की प्राप्ति तथा कार्तिकेय उत्पत्ति का वर्णन इसमें दर्शाया गया है। शब्दों का जो चयन किया गया है वो शब्द जो है वो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण से सुशोभित है। छंद प्रयोग इसमें कौन कौन से हैं? तो मुख्य छंद जैसे मालिनी है, उपजाति है, वसंत तिलका, अनुष्टुप है, वंशस्थ है, हरिणी है हमारा। ठीक, तो ये सारे इन छंदों का प्रयोग किया गया था। तो रघु कुमार संभवम के बारे में बस इतना ही। बढ़ते हैं हम अगली रचना की ओर। अगली हमारी रचना जो है वो क्या है? अगली रचना है रघुवंशम। अगली रचना कौन सी है? रघुवंशम। रघुवंशम भी हमारा जो है यह भी महाकाव्य श्रेणी में आता है। इन्होंने दो दो महाकाव्य लिखे ना, कुमार संभवम, रघुवंशम। तो नंबर 2 पे जो आता है वो आता है रघुवंशम। अच्छा, रघुवंशम में सर्ग की संख्या कितनी है? पहला तो ये कि यह भी महाकाव्य है। क्या है यह? महाकाव्य है। ठीक, नंबर 2 इसमें सर्ग। सर्ग अगर देखा जाए जैसे वंशम, वंशम से हम ट्रिक एक बनाएंगे जैसे विंशम, विंशम से 20, 20 से एक कम कर दीजिए तो 19। कितना हो गया? 19। तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 19। ये हम अपने से बनाए, वंशम से अपना एक अंदाजा लगाए, विंशम, विंशम मतलब 20 मान लिए, तो 20 से एक कम कर दीजिए 19। तो जो है रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रघुवंशम में इसमें क्या है कि मनु से लेकर 31 राजाओं का वर्णन है। क्या है? मनु से लेकर, मनु से लेकर 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। 31 राजाओं का वर्णन किया गया है किसमें? रघुवंशम में। रघुवंशम में मनु से लेकर कितने? 31 राजाओं का वर्णन किया गया। मनु को पृथ्वीलोक का पहला राजा माना गया। मनु को पृथ्वीलोक का पहला राजा माना गया। मनु को क्या माना गया? पृथ्वीलोक का पहला राजा माना गया है। तो क्या है इसमें? यह महाकाव्य है और 19 सर्ग हैं। मनु को पृथ्वीलोक का पहला राजा माना गया है। मनु से लेकर टोटल 31 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक, अच्छा इसकी शैली क्या है? इसकी जो शैली है वह रस प्रधान है। शैली कैसी है इसकी? तो जो शैली है वह रस प्रधान है। क्या है? रस प्रधान है। ठीक, इसमें छंद देख लेते हैं किस किन 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 छंदों का प्रयोग किया गया। छंद में आता है उपजाति है, मालिनी है, वंशस्थ है, उपजात, मालिनी, वंशस्थ, उपजात, मालिनी, वंशस्थ, हरिणी, द्रुत विलंबित, हरिणी, द्रुत विलंबित आदि छंदों का प्रयोग किया गया। तो रघुवंशम के बारे में बस इतना ही। रघुवंशम क्या है? रघुवंशम एक महाकाव्य है।
इन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की थी। 2 महाकाव्यों में हमारा सबसे पहले कौन आता है? कुमार संभोम आता है और रघुवंशम आता है। अच्छा, कुमार संभोम में टोटल कितने सर्ग थे? तो उसमें 17 सर्ग थे। उसमें अंदाजा आप ये लगा सकते हैं एक ट्रिक कि कुमार अभी बालिग नहीं हुए। बालिग नहीं हुए मतलब वो 17 साल के थे। कुमार कितना बालिग नहीं हुए? 17 वर्ष के थे। उसमें 17 सर्ग हैं। और ये रघुवंशम है। रघुवंशम में टोटल 19 सर्ग हैं। रघुवंशम वंशम से इसको हम विंशम मान लेते हैं। विंशम से 20 जब उसके करीब पहुंच जाते हैं तो उससे हम ये लगाते हैं कि विंशम से 1 कम कर दीजिए, 19 हो जाएगा। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। मनु से लेकर 31 राजाओं का वर्णन है। मनु को पृथ्वीलोक का पहला राजा माना गया है। रस प्रधान शैली का प्रयोग किया गया। उपजात, मालिनी, वंशस्थ, हरणी और द्रुत विलंबित छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इनके जो महाकाव्य थे वो समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे इनके नाटकों को। इसको देखेंगे इनके नाटकों को। नाटक, नाटक इन्होंने कितने लिखे? 3 लिखे। नंबर 1, इस पर हम देख देते हैं किसको? मालविकाग्नि मित्रम को। मालविकाग्नि मित्रम। ठीक, तो ये जो मालविकाग्नि मित्रम है, टोटल कितने अंक है इसमें? देख लेते हैं। इसमें टोटल कितने अंक है? 5 अंक हैं। ठीक, मालविकाग्नि मित्रम में टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 5 अंक है। अच्छा, यह जो मालविकाग्नि मित्रम है, यह जो है कालिदास का पहला नाटक है। यह क्या है? पहला नाटक है कालिदास का। इसमें 5 अंक हैं। ठीक, कथा वस्तु की दृष्टि यह नाट्य है। कथा वस्तु की दृष्टि से, कथा वस्तु की दृष्टि से यह क्या है? यह नाटिका है। कथा वस्तु की दृष्टि से यह क्या है? नाटिका है। अच्छा, इसमें रस, किस रस का प्रयोग किया गया? तो श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। श्रृंगार रस प्रधान है इसमें। टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल 96 श्लोक हैं। कितने हैं? 96 श्लोकों का वर्णन इसमें किया गया है। अब इसमें हम देख लेते हैं पात्र। पात्र कौन कौन से हैं? पात्र इसमें है मालविका है, अग्निमित्र है, मालविका है, अग्निमित्र है, और जो पात्र है वो कौन है? माधव सेन, वसु सेन, इरावती। माधव सेन है, वसु सेन है, और कौन है? इरावती। ठीक, ये हो गए मालविकाग्नि मित्रम के पात्र। क्या हुआ? मालविकाग्नि मित्रम इनका पहला नाटक है। टोटल 5 अंक है। कथा वस्तु की दृष्टि से नाटिका श्रेणी में आता है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। टोटल 96 श्लोकों की रचना की गई है इसमें। और पात्र कौन कौन से हैं? मालविका, अग्निमित्र, माधव सेन और वसु सेन और इरावती। ये हो गए। अगला जो है वो देख लेते हैं। अगला जो नाटक है इनका वो है विक्रमोर्वशीयम। क्या है? विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम। अच्छा, यह इनका क्या है? तो यह दूसरा नाटक है। इसका कालिदास का यह दूसरा नाटक है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो विक्रमोर्वशीयम में भी टोटल कितने हैं? तो इसमें भी 5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम में क्या है? 5 अंक हैं। यह त्रोटक या उपरूपक है। यह क्या है? त्रोटक या उपरूपक है। उपरूपक है। त्रोटक या उपरूपक है। यह रचना भी क्या है? श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान क्या है? यह श्रृंगार रस प्रधान है। अच्छा, इसमें पुरुरवा और उर्वशी की कथा का वर्णन किया गया है। वर्णन किसका क्या किया गया है? पुरुरवा और उर्वशी। पुरुरवा और उर्वशी की कथा का वर्णन। पुरुरवा और उर्वशी की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक, तो विक्रमोर्वशीयम के बारे में बस इतना ही। क्या है? यह दूसरा नाटक है कालिदास का। 5 अंक है। त्रोटक या उपरूपक श्रेणी का है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। यह पुरुरवा और उर्वशी की कथा का इसमें वर्णन किया गया है।
बढ़ते हैं इनके अगले तीसरे और अंतिम नाटक की ओर। वो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला नाटक कौन सा है इनका? नंबर 3, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्या है? यह कालिदास का तीसरा नाटक है। कौन सा है? तीसरा नाटक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। अभिज्ञान शाकुंतलम में टोटल कितने हैं? तो इसमें टोटल 7 अंक हैं। क्या है इसमें? 7 अंक हैं। ठीक। शैली क्या है? प्रसाद और माधुर्य तथा ओज। इसकी शैली क्या है? शैली इसकी है प्रसाद, माधुर्य और ओज। प्रसाद, माधुर्य और ओज, 3 शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसके प्रमुख पात्र, इसमें छंद को कौन सा प्रयोग किया गया? टोटल कितने छंद होगा? तो जो छंदों का प्रकार है वो है 24। कितने छंदों का प्रयोग हुआ इसमें? 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक। प्रमुख पात्र देख लेते हैं इसके। प्रमुख पात्र, पात्र में क्या है? भरत है, अनुसुईया है, प्रियंवदा है। भरत, अनुसुईया, प्रियंवदा। भरत है, अनुसुईया है, प्रियंवदा है, मारीच, दुर्वासा, कण्व। मारीच भी इसमें एक पात्र है। मारीच, दुर्वासा ऋषि हैं, दुर्वासा, कण्व ऋषि हैं। और कौन है इसमें? कण्व ऋषि, दुष्यंत और शकुंतला। ये तो मान लो है ही है। दुष्यंत है, शकुंतला। तो इस नाटक के बारे में बस इतना ही। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो तीसरा नाटक है। टोटल 7 अंक हैं। शैली इसकी प्रसाद, माधुर्य और ओज, 3 प्रकार की हैं। छंद कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? इसमें टोटल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो इसमें देख लेते हैं। भरत है, अनुसुईया है, प्रियंवदा है, मारीच है, दुर्वासा ऋषि है, कण्व हैं, दुष्यंत है और शकुंतला है। ठीक। तो ये थे इनके तीनों नाटक। बढ़ते हैं अब हम आगे। इनकी 2 रचनाएं और शेष हैं। 2 रचनाएं कौन सी हैं? एक है मेघदूतम और दूसरी है ऋतुसंहारम, जो गीत काव्य के अंतर्गत आती है। इन्होंने कितने गीत काव्य लिखे? तो नोट कर लेते हैं भैया। गीत काव्य, कालिदास ने जो गीत काव्य लिखा वो 2 लिखा। नंबर 1 कौन सा है? मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। मेघदूतम। ठीक। मेघदूतम के बारे में देख लेते हैं। मेघदूतम में क्या है कि यार टोटल 2 खंडों में। कितने खंड है इसमें? 2 खंड है। अच्छा, ये 2 खंड कौन कौन से हैं? एक है पूर्व मेघ। क्या है? एक पूर्व मेघ। नंबर 2 इसमें है उत्तर मेघ। क्या है? उत्तर मेघ। 2 खंड इसमें किए गए हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये जो पूर्व मेघ है इसमें यक्ष द्वारा बादल को रास्ता बताने की कथा का वर्णन किया है। पूर्व मेघ में क्या है? यक्ष द्वारा बादल को रास्ता बताने की कथा का वर्णन है। ठीक। यक्ष द्वारा बादल को रास्ता बताने की कथा का वर्णन है। और जो उत्तर मेघ है इसमें क्या है? इसमें विरह का वर्णन। किसका वर्णन है? विरह का वर्णन किया गया है। इसमें उत्तर मेघ में, पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा बादल को रास्ता बताने की कथा का वर्णन है। और ये जो उत्तर मेघ है इसमें क्या है? विरह का वर्णन
किया गया है। अच्छा, ये मेघदूतम, मेघदूतम के बारे में देख लेते हैं। मेघदूतम में यक्ष की कथा का वर्णन है। अगर पूछ ले मेघदूतम में क्या है, तो यक्ष की कथा का वर्णन है। यक्ष की कथा का वर्णन, यक्ष की कथा का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेघदूतम में देखने को मिलता है। टोटल पदों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो पदों की संख्या है वो है 115। छंद देख लेते हैं कौन सा प्रयोग किया गया है। जो छंद है वो है मंदाक्रांता, मंदाक्रांता। तो ये था मेघदूतम। मेघदूतम क्या है? इनका गीत काव्य है, 2 खंड है। पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा बादल को रास्ता बताने की कथा है, और उत्तर मेघ में बीरा का वर्णन किया गया है। और ये मेघदूतम में यक्ष की कथा का वर्णन है। ठीक, टोटल 115 पदों का प्रयोग किया गया और मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। अगला इनका जो गीत काव्य है वो कौन सा है? नंबर 2, इनके गीत काव्य जो है वो है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम कितना सर्ग है इसमें? इसमें टोटल 6 सर्ग हैं। ऋतु संहारम में क्या है? टोटल 6 सर्ग हैं। कालिदास की प्रथम काव्य रचना है यह। अच्छा, यहीं पे देख लेते हैं। टोटल 6 सर्ग हैं और कालिदास की यह प्रथम काव्य रचना है। कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? ऋतु संहारम। कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? ऋतु संहारम। अच्छा, इसमें टोटल 6 सर्ग हैं। 6 सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 सर्गों में इसमें क्या किया गया है? 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। वो 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो आइए हम उसे देखते हैं। वो जो 6 ऋतुएं वो है ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, बसंत, हेमंत है, शिशिर और बसंत है। कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद। इसमें क्या है कि इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 ऋतुओं का वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन है। 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं यही देख लेते हैं। ठीक, 6 ऋतुएं, वो जो 6 ऋतुएं हैं इसमें जो पहली आती है वो ग्रीष्म ऋतु है। कौन सी है हमारी? ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है। ग्रीष्म के बाद जिस ऋतु का वर्णन है वो है क्या? वर्षा। वर्षा के बाद शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। किसका? शरद ऋतु का वर्णन किया गया। अच्छा, शरद ऋतु के बाद जिस ऋतु का वर्णन है वो है हेमंत। कौन सी है? हेमंत। शरद ऋतु के बाद किस ऋतु का वर्णन किया गया? हेमंत। हेमंत के बाद शिशिर है, शिशिर के बाद बसंत है। हेमंत के बाद क्या है? शिशिर है, और शिशिर के बाद बसंत ऋतु है। इन 6 ऋतुओं का वर्णन हमारे ऋतु संहारम में किया गया है। इसमें किया गया है? ऋतु संहारम में किया गया है। कालिदास की जो प्रथम काव्य रचना थी इसमें किया गया है। तो इनके 2 गीत काव्य हैं। मेघदूतम है, 2 खंड है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। मेघदूतम में यक्ष की कथा का वर्णन है, 115 पद है, मंदाक्रांता छंद है। और पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा बादल को रास्ता बताने की कथा का वर्णन है। और ये जो उत्तर मेघ है इसमें बीरा का वर्णन किया गया है। ऋतु संहारम जो इनका अगला गीत काव्य है उसमें टोटल 6 सर्ग हैं, और ये कालिदास की पहली काव्य रचना है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। किसका? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतु। तो ये थे आज के हमारे महान रचनाकार कालिदास। तो क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले रचनाकार और अगली क्लास के साथ। अगले रचनाकार हमारे होंगे भारवी। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।